विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का विजय तिलक में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। सुबह के 11 बज गए हैं। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है ये। सपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कल दोपहर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से की है मुलाकात और इस मुलाकात के दरमियान भाजपा के यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी वहां पर मौजूद रहे। बताया ये जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक सभी नेताओं की बैठक चली। इसमें यूपी की सियासत को लेकर बातचीत हुई। अब इस मुलाकात के बाद सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म है। आपको बता दें कि 2017 में ओपी राजभर ने भाजपा के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। हालांकि बाद में वो भाजपा से अलग भी हो गए थे, जिसके बाद 2022 में ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा और उनकी पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। 6 सीटों पर जीत इस बार मिली है। ये बड़ी खबर है। क्या इस मुलाकात का असर जल्द ही यूपी की सियासत में दिखाई देने वाला है? क्या कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। शाह से मुलाकात हुई है ओपी राजभर की और उनके साथ वहां पर मौजूद रहे धर्मेंद्र प्रधान भी। अब मुलाकात में क्या बात हुई है, चर्चा इसी को लेकर लगातार हो रही है। सपा प्रवक्ता पीयूष मिश्रा ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर भाजपा के साथ जाने की खबर का खंडन किया। सपा समाजवादी पार्टी के साथ है। पीयूष मिश्रा ये कह रहे हैं कि सपा समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगी। सपा के प्रवक्ता ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, आपको बता रहे हैं, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की खबर निराधार है। पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ ही है और रहेगी। ये गौर से सुनिएगा, उनका ट्वीट है और आपको दिखा भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी जो है सपा जो है समाजवादी पार्टी के साथ ही है और रहेगी। अब मुलाकात के बाद से कई तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा ओपी राजभर हो सकते हैं। क्या उनकी पार्टी एक बार फिर से साथ आ सकती है? लेकिन अब उनकी पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता है उन्होंने साफ मना कर दिया। इसी पर हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। अविनाश तिवारी दिल्ली से हैं, अनुभव शुक्ला लखनऊ से हैं। सबसे पहले अविनाश का रुख कर लेते हैं। अविनाश, जो मुलाकात हुई है कल ओपी राजभर और गृह मंत्री के बीच में, उसका असर दिखाई देगा या फिर नहीं दिखाई देगा, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर बात करें तो राजनीति में जब भी इस तरीके की मुलाकात होती है तो जाहिर तौर से बात है कि सियासी मुलाकात ये होती है और इसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके शपथ ग्रहण समारोह होना है और आगे भी अगर बात करें तो 2024 की तैयारी है, तो उसमें जब ये कल मुलाकात हुई है तो उनकी काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकात है, क्योंकि 2017 में ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के सहयोगी रह चुके हैं। और अभी अगर आप देखें तो जितने भी उनके प्रवक्ता हैं या जितने भी तमाम सारे नेता हैं वो इस बात को तो डिनाई कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ सुहेल देव राजभर पार्टी नहीं जा रही है, लेकिन इस बात को लेकर अभी तक किसी ने डिनाई नहीं किया है कि गृह मंत्री के साथ उनकी मुलाकात नहीं हुई है। तो मतलब मुलाकात जिस तरीके से बताया जा रहा है कि हुई है, तो इस बात को सभी लोग पुष्टि कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि क्या एनडीए में शामिल होंगे ओम प्रकाश राजभर या नहीं, क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी खुद उनको शामिल करने के फिराक में नहीं है, कहीं शामिल करने के मूड में नहीं है। अंतिम निर्णय हालांकि गृह मंत्री अमित शाह को लेना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा तो उसमें नहीं शामिल किया जाएगा। लेकिन आने वाले 2 से 3 महीनों में सुहेल देव राजभर पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के खेमे में दे सकते हैं और 2024 की तैयारियों के मद्देनजर इनके साथ सहयोगी रह सकते हैं। क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने साथ छोड़ा था। साथ इसलिए छोड़ा था क्योंकि लोकसभा सीटों पर बात नहीं बन पाई थी, इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया था। उसके बाद से लगातार फिर 2022 के जब विधानसभा चुनाव नजदीक आया तो वो शामिल होना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन सीटों को लेकर के बातचीत नहीं बनी। और इस दरमियान उन्होंने मुलाकात भी की थी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ, वो प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर सिंह भी उस समय मौजूद थे। तो तमाम सारे नेताओं ने मुलाकात भी की थी, लेकिन उस वक्त बात नहीं बन पाई थी, लिहाजा उन्होंने बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ा, समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा। लेकिन अब जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में दोबारा आ चुकी है, तो लिहाजा अब किस तरीके से दोबारा से एनडीए में शामिल हो, किस तरीके से एनडीए के साथ आगे चले, इसको लेकर के जरूर मुलाकात हुई है। लेकिन अब अंतिम निर्णय बीजेपी आला कमान को लेना है कि ओम प्रकाश राजभर को कब तक भारतीय जनता पार्टी में शामिल करना है और किस तरीके से उनको एनडीए में शामिल करके उपयोग करना है और कहां कहां पे क्या क्या जिम्मेदारी देनी है। यह निर्णय अब पूरी तरीके से बीजेपी को लेना है, क्योंकि बीजेपी को जरूरत नहीं है ओम प्रकाश राजभर की, बल्कि ओम प्रकाश राजभर को जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की। तो अब देखने वाला ये है कि कितनी जल्दी इस पर निर्णय होता है।
बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने कही अविनाश की ओपी राजभर को जरूरत है बीजेपी की, लेकिन बीजेपी को आवश्यकता नहीं है अभी, क्योंकि चुनाव वो जीत चुके हैं। ये बड़ी बात आपने कही है। अब आगे क्या स्टेप लिया जाता है उस पर लगातार नजर होगी। अनुभव भी लगातार बने हुए। अनुभव, देखिए, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझते हैं कि सियासत में जो भी तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं उसके अपने मायने होते हैं। जो मुलाकातें होती हैं उसके पीछे भी अपने अलग संकेत होते हैं। इस मुलाकात के पीछे के संकेत और मायने आपको क्या समझ में आ रहे हैं? कोई असर दिखाई देगा क्या? देखिए, उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं जो अगर ना करें तो समझिए उस ना में उनकी हाँ है, और अगर उनके प्रवक्ता ना कर रहे हैं कि बीजेपी के साथ जाएंगे तो समझिए कि जरूर जाएंगे। और खुद ओम प्रकाश राजभर ने कोई ट्वीट नहीं किया, उनके बेटे ने अरुण राजभर ने कोई ट्वीट नहीं किया। किससे ट्वीट कराया? अपने प्रवक्ता से। यानी कि अगर 4, 5, 6 दिन बाद वो बीजेपी के साथ दिखे तो फिर ये कह सके भाई हमने तो ट्वीट किया नहीं, वो तो प्रवक्ता ने ट्वीट किया था। पर पार्टी के एक बड़े पदाधिकारी से हमारी बात हुई है फ़ोन पर, और उसने साफ तौर पर कहा है कि मुलाकात हुई है। कल देर रात वापस ओम प्रकाश राजभर लखनऊ लौटे हैं। किन चीज़ों को लेकर बात हुई है, इस पे 6 बिंदु ओम प्रकाश राजभर ने रखे हैं अमित शाह के सामने, केंद्रीय गृह मंत्री के सामने। और अगर उन 6 बिंदुओं पर बात बनती है तो ओम प्रकाश राजभर जल्द ही बीजेपी के खेमे में नजर आएंगे। और जब ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ गए तब भी यूपी में तमाम सारे जो हम कह राजनीतिक विश्लेषक थे, जो सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर पर ही एक तरीके से शक जाहिर करते थे। वो कहते थे कि ट्रस्ट नहीं है, इन पर विश्वास नहीं है, ये कभी भी गठबंधन को तोड़कर जा सकते हैं, गठबंधन को छोड़कर जा सकते हैं। 3 दिन पहले जब हमने खबर दिखाई कि कैसे केशव देव मौर्य ही सवाल उठा रहे हैं, गठबंधन में गांठ पड़ती नजर आ रही है, उसके बाद तमाम सारे और जो सहयोगी हैं उनके बीच भी बात हुई। पर अब जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने मुलाकात की, जाहिर सी बात है कि 18 सीटें दी थी गठबंधन में अखिलेश यादव ने, और ओम प्रकाश राजभर ने जीती कितनी? 6 सीटें जीती। ओम प्रकाश राजभर के बेटे जो हैं वो खुद चुनाव हार गए। अब 5 साल अगर सरकार के बाहर रहेंगे, 6 विधायक लेकर किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से कहाँ जाएंगे, ये बड़ी चीज़ होती है। और आप दूसरी तरफ निषाद को देखिए, संजय निषाद पहली बार विधानसभा चुनाव में इस तरीके से कंटेस्ट किया, बीजेपी ने 16 सीटें दी, 6 पर जीत गए। तो 6 विधायक अगर निषाद के हैं, 6 विधायक अगर राजभर की पार्टी के हैं, तो फिर दोनों पार्टियों में बड़ी पार्टी कौन हुई? तो इन सारी चीज़ों को लेकर इसीलिए, और ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे राजनेता के तौर पर यूपी में जाने जाते हैं जो अपने फ्यूचर को, अपने सियासी भविष्य को दूरगामी तरीके से देखते हैं कि आगे क्या होगा, किसके साथ जाने से क्या फ़ायदा है। इसीलिए माना जा रहा है कि अब ये ओम प्रकाश राजभर की ज़रूरत ज़्यादा है। अगर वो 5 साल विपक्ष में रहेंगे, ठीक है, विधायक के तौर पर रह लेंगे, किसी को अपनी पार्टी का नेता भी विधानसभा में बनवा लेंगे, पर सवाल ये है कि जब सरकार से बाहर हैं तो किस तरीके से जो बात वो करते हैं कि हम इस तरह की लड़ाई लड़ते रहे हैं, समाज के लिए लड़ते रहे, क्या कर पाएंगे? इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने मुलाकात की है। अमित शाह भी उसमें थे, यूपी के जो चुनाव प्रभारी थे धर्मेंद्र प्रधान, वो भी वहाँ पर थे, क्योंकि 2 बार पहले भी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हो चुकी थी ओम प्रकाश राजभर की, और यूपी के महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी मौजूद थे। तो इन 3 लोगों की मौजूदगी में ये बातचीत हुई है। हालांकि अभी पार्टी के लोग खंडन कर रहे हैं, पर जैसा मैंने पहले कहा कि पार्टी के एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी ने हमसे यही कहा है कि मुलाकात हुई है। बिल्कुल अनुभव, ये बड़ी अहम बात आप बता रहे हैं। चलिए, आवाज पर ही आप मौजूद भी हैं, और बहुत अहम बात आप बता रहे हैं कि आपकी किसी खास से बातचीत भी हुई है। उन्होंने भी ये बात स्वीकार की है कि मुलाकात हुई है। हालांकि क्या बात हुई है ये बाहर आना अभी बाकी है। लेकिन अनुभव, ये अविनाश भी बात कर रहे थे, ये आपने भी जिक्र किया कि मजबूरी और जरूरी ओम प्रकाश राजभर की इस वक्त ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अगर भाजपा भी फिर से एक बार मौका देती है ओपी राजभर को, सुभाषपा को, उनकी पार्टी को, तो इसके पीछे बीजेपी की अपनी मजबूरी क्या हो सकती है अगर फिर से मौका दिया जाता है ओपी राजभर को? तो देखिए, अभी जो चुनाव परिणाम आए, आप देखिए, गाजीपुर में एक भी सीट नहीं जीती, आजमगढ़ में एक भी सीट नहीं जीती, मऊ में किस तरीके से कम सीटों पर बीजेपी को संतोष करना पड़ा, जौनपुर में कम सीटों पर संतोष करना पड़ा, बलिया में कम सीटों पर संतोष करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये जो इलाका है, खासतौर से पूर्वांचल का ये जो इलाका है, जो भोजपुरी क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पर भर जाती, यानी राजभर वोट बैंक अच्छी खासी संख्या में है। और अभी अगर नुकसान हुआ है इन चुनाव में, तो आप सोचिए 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे तब किस तरीके से बीजेपी सोच रही कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो जाए। तकरीबन 10 से 12 सीटें जो हैं लोकसभा की, वो उस खासतौर से उसी बेल्ट में आती जहाँ उस बिरादरी का
वोट बैंक ज़्यादा है। और ओम प्रकाश राजभर ने ना केवल अभी इस विधानसभा चुनाव में, इससे पहले जब पंचायत के चुनाव हुए तभी अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। और यही वजह थी कि पंचायत चुनाव के बाद से ही लगातार बीजेपी के नेताओं की कोशिश ये थी कि कैसे ओम प्रकाश राजभर को विधानसभा चुनाव से पहले अपने साथ लाया जाए। आपको याद भी होगा कैसे ओम प्रकाश राजभर सुबह सुबह प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के आवास पर पहुंचे थे, दयाशंकर सिंह उनको लेकर गए थे, वो उन्होंने भूमिका निभाई थी मिलाने की, लेकिन तब बात नहीं बन पाई थी। सीटों को लेकर बातचीत थी या अन्य बातचीत थी ये तो नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि तब बात नहीं बनी। जब अब चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, तो उन जगहों पर जो बात हम कह रहे हैं, गाजीपुर हो, मऊ हो, जौनपुर हो, आजमगढ़ हो, यहाँ पर बलिया हो, नुकसान बीजेपी को लग रहा है। जहां पर नुकसान हुआ है, अनुभव बहुत अहम बात ये आप कह रहे हैं, जहां पर नुकसान हुआ है तमाम बातों को ध्यान में रखा जाएगा और उन बातों को ध्यान में रख करके ही कोई ऐसा फैसला लिया जा सकता है या फिर से मौका दिया जा सकता है ओपी राजभर को। ये आपने बड़ी बात कही। और ओपी राजभर जो ना कर दे वो कम है, पहले भी कई चौंकाने वाले फैसले उन्होंने लिए हैं। अगर अब भी 2-3 दिन के बाद कोई तस्वीर उनकी आती है या फिर बीजेपी का हिस्सा वो बनते हैं तो इसमें भी अचंभित होने वाली कोई बड़ी बात है नहीं। ये बात आपने की, बहुत शुक्रिया आपका अनुभव। और अविनाश, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, शपथ ग्रहण की बात कर लेते हैं। यूपी में नई योगी सरकार की शपथ ग्रहण की तारीखों का ऐलान हो गया है। 25 मार्च को अब ये शपथ ग्रहण लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत भाजपा के तमाम जो महारथी हैं वो शामिल होने वाले हैं। वहीं विपक्ष के नेताओं की भी लंबी फहरिस्त है जो इस मेगा इवेंट में शरीक होंगे। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के नेताओं में प्रमुख रूप से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ ही मायावती और अखिलेश यादव भी हो सकता है कि शामिल हो, उनको भी न्योता भेजा जाएगा। और इसके अलावा दूसरे दलों के भी कई बड़े नेताओं को बुलावा भेजने की तैयारी है। योगी सरकार 2.0 के शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। कौन कौन होंगे शरीक देख लीजिए। प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनेंगे। ये महारथी, ये सबसे बड़े स्टार जिन्होंने जीत हासिल करवाई है उत्तर प्रदेश में, एक बार फिर देखिए किस तरीके से लगातार चुनाव के दौरान भी डटे रहे हैं। अब देखिए विपक्ष की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं कौन कौन शामिल हो सकते हैं। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को भी न्योता भेजने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। और इसके अलावा खबर यह है कि मायावती बसपा प्रमुख, उनको भी न्योता भेजा जाएगा। और इसके अलावा अखिलेश यादव को भी न्योता भेजने की तैयारी है। और 25 मार्च को शाम 4 बजे कहा जा रहा है 2.0 योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा और लखनऊ के एकाना स्टेडियम में शाम 4 बजे ये पूरा मेगा इवेंट होना है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी मौजूद रहेंगे और भी तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसका हिस्सा बनने वाले हैं। पक्ष के, सत्ता पक्ष के तो तमाम बड़े दिग्गज रहेंगे ही, बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहेंगे, महारथी रहेंगे, लेकिन उसके अलावा विपक्ष के भी चेहरे आपको दिखाई देंगे। उनमें मायावती, अखिलेश, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को न्योता भेजने की तैयारी है। अब ये विपक्ष के नेता शरीक होंगे इस शपथ ग्रहण समारोह में या फिर नहीं होंगे, कुछ देर के बाद वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि 21 मार्च को लखनऊ में भाजपा नवनिर्वाचित विधायकों की बड़ी बैठक हो सकती है और उस दिन लखनऊ में भाजपा विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता को चुनने की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि नई सरकार के मुखिया के चयन के लिए नियुक्त किए गए केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और सह पर्यवेक्षक रघुवर दास 21 मार्च को लखनऊ पहुंच सकते हैं और जितने भी विधायक चुन करके आए हैं उन सभी के साथ में हो सकता है इनकी बैठक हो और विधायक दल का नेता चुनने को लेकर जो औपचारिकताएं हैं उनको हो सकता है कि पूरी की जा सके। बात अब उत्तराखंड की कर लेते हैं। उत्तराखंड में अब जल्द ही सीएम फेस पर फैसला हो सकता है क्योंकि भाजपा के सभी विधायकों को आज देहरादून बुलाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल विधान मंडल दल की बैठक हो सकती है। सभी भाजपा विधायकों को आज शाम तक देहरादून पहुंचने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए सीएम के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है और देहरादून से लेकर दिल्ली तक किस तरीके से मंथन हो रहा है वो हर एक तस्वीर भी हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा। भाजपा के सामने सीएम पद के दावेदारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन पार्टी हाईकमान के ऐलान का सभी को बेसब्री से हो रहा है इंतजार। अब इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है, ये कहा जा रहा है। दिल्ली से दून तक लगातार बैठकों का दौर जारी है और किसको मौका मिलेगा, किसके हाथ में सत्ता सौंपी जाएगी, इसको लेकर जो कवायद है वो लगातार जारी है
और जो लंबी फहरिस्त है दावेदारों की वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। उनमें से मौका किसको मिलेगा, चुनाव किसका होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार और। इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। 20 मार्च को केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी देहरादून आ सकते हैं, ऐसी जानकारी है। और यहां वो विधानमंडल दल की बैठक लेंगे। विधायकों की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा और माना यह जा रहा है कि विधानमंडल दल की बैठक के अगले ही दिन उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। और बताया यह भी जा रहा है कि 21 मार्च को उत्तराखंड की नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। हालांकि सीएम पद को लेकर भाजपा में दावेदारों की लंबी लाइन अभी भी लगी हुई है। अब ये तो कहा जा रहा है कि दिल्ली में सीएम का नाम तय हो गया है, दिल्ली में मुहर लग चुकी है। अब दून में जाकर के पर्यवेक्षक क्या अनाउंस करते हैं, किसके नाम पर वो खुलासा करते हैं, इस पर लगातार नजर रहेगी। और इसी बीच बहराइच से बड़ी खबर है। बहराइच से ये खबर मिल रही है कि जिले में नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत हो गई है। अलग अलग इलाकों में हादसा हुआ है। मोतीपुर इलाके में 2, नवाबगंज इलाके में 2 लोग नदी में डूबे। बहराइच में देखिए नदी में डूबने से 5 लोगों की मौत की खबर है। अलग अलग इलाकों में ये हादसे हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि मोतीपुर इलाके में 2, नवाबगंज इलाके में 2 लोग नदी में डूबे। जरवल इलाके में एक शख्स की नदी में डूबकर हो गई है मौत। ये बड़ी खबर बहराइच से आपको दे रहे हैं, जहां पर अलग अलग हिस्सों में हादसे और उन हादसों में